मेरा मुल्क मेरा देश मेरा है वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। ए वतन ए वतन। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शिवम शुक्ला आज की क्लास में बहुत ही शानदार टॉपिक का निपटारा करने वाला हूं। आज की क्लास में क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की क्लास में मैथ के जो आपका एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं उसके 50 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे, जिसमें से आपका 20 जो ऑब्जेक्टिव आता है वो रापची के स्टाइल में आप लोग सॉल्व करके आएंगे। इसी तरह से आएंगे 20 क्वेश्चन, इससे अलग नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है। 50 सवाल को सॉल्व करके आपको दिखाएंगे और बड़े ही शानदार तरीके से सॉल्व करके सिखाएंगे, कमजोर से कमजोर विद्यार्थी के दिमाग में बैठाएंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और बड़े ही शानदार तरीके से एक एक सवाल को लेते हैं और सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका है पहला, वो क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखना, स्क्रीन पर आ गया होगा। वो कह रहा है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड है। आप लोग वीडियो को पहले रोकें और अपने आप को जांच करें, क्या आपको आता है। अगर नहीं आता है तो उसके लिए शुक्ला सर हैं, आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। अगर आता है तो बहुत अच्छा है, टिक लगाइए, आगे बढ़ जाइए। अगर नहीं आता है तो सीखिए, सबके लिए यहाँ व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो देखिए पहला हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन क्या है 156, बहुत ही सिंपल है, आसान तरीके से मैं आप लोग को लगवाता हूँ। क्या करोगे आप लोग, इसका गुणनखंड कर दो। ये क्या करेंगे, तो लासा निकालना आप जानते हो। चलिए किससे भाग करोगे, 2 से भाग करोगे, कितना हो जाएगा 78 दुना कितना हो जाएगा बताइए, 7 दूनी 14 हो जाएगा आपका, यहाँ 8 दूनी 16 हो जाएगा। सिंपल से भाग कर दे, भाग फला जाए, ये तो आप जानते ही हैं। फिर 2 से तो कितना दूना, ये कितना दूना 78 होता है, जरा सोचिए, जल्दी से सोचिए। 39 दूना होता है सर, 39 तियां कितना होता है। अगर 9 दूनी 18 हो जाता है और 3 दूनी 6 7 हो जाता है, तो आपको पता हो गया 39 दूना कितना 78 हो जाता है। आप बताइए ये किससे कटेगा, तो 3 से कटेगा। 13 तिया कितना होता है 39 हो जाता है। अब ये 13 किससे कटेगा, तो एक बार में जाएगा और किसी से नहीं कटेगा। तो आप जानते हो 156 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 2 का स्क्वायर गुणे 3 और गुणे आपका 13। अब बताइए कौन सा विकल्प सही है, तो आपका विकल्प बी सही है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया विकल्प कौन सा, बी सही हो गया। अब चलिए अगला सवाल जो दूसरा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि 148 बटे 185, क्या कह रहा है 148 बटे 185 का सरलतम रूप लिखिए। तो जब सरलतम रूप कहेगा तो आपको क्या करना है, उस दोनों संख्याओं का मासा निकाल देना है। अगर आपको नहीं पता है तो क्या निकालेंगे, मासा। छोटी संख्या यहां लिखेंगे और बड़ी संख्या यहां लिखेंगे। चलिए हम लिख देते हैं और हम क्या करेंगे, इसका भाग करेंगे। तो कितनी बार, एक बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा, एक बार में। चलिए हम लिख देते हैं कितना 48, ठीक है, 2 बार में ज्यादा हो जाएगा। ये देखिए घटा दिए तो कितना बचेगा 7 और इधर 3 बचेगा। फिर हम क्या करेंगे, 148 को यहां 37 से भाग करेंगे 148 को, ये 4 बार में 148 हमारा आ जाएगा, ठीक, ये कट जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मासा यानी एचसीएफ हो जाएगा। तो इसी से हमें भाग कर देना है इसमें। चलिए ये बात सीख लो। अगर आपको ऐसे दे संख्या और आपसे कहे कि आप सरलतम रूप बताइए, तो मासा निकाल कर भाग कर दीजिए, तुरंत आपको पता चल जाएगा। तो ये 4 बार आएगा, कितने 4, इसका भागफल कितना आएगा 4 आ जाएगा, इसका कितना 5। अब इसमें ऑप्शन देखिए है कोई 4/5, तो 4/5 आपका ऑप्शन बी है। ध्यान रखना है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आसान तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो चलिए बस यही 50 क्वेश्चन आपको देखना है। पार्ट 1 हो सकता है, पार्ट 2, इसी दोनों को देख लेना है और आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके बैठें, ताकि हौसला बढ़े और अच्छी वीडियो आपके पास पहुंचे, ठीक है। तो देखते रहिए। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या जिसको 35 और आपका क्या है 56 और 91 से विभाजित करने पर शेषफल
प्रत्येक दशा में 7 बचता है। तो सिंपल है, जब ऐसा कहे क्वेश्चन नंबर ये आपका 3 हो गया, तो जब आपको ऐसा कहे तो आपको लासा निकाल लेना है, प्लस रिमाइंडर कर देना है, खटाक से आंसर आपका आ जाएगा। तो 35 और ये कितना है 56 और ये कितना है 91। चलिए पहले 2 से ये कटने वाली संख्या 2 से भाग कर देते हैं, बाकी इसको ज्यों का त्यों। तो क्या होता है बताइए, 28 दूना 56 आपका होता है 91। ये लिखो 2 से भाग करोगे तो 35 ज्यों का त्यों, ये आपका 14 आ जाएगा, ये 91 आ जाएगा। कोई समस्या इतने में? फिर 2 से तो ये 7 हो जाएगा, बाकी इसको ज्यों का त्यों, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 91। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्या करना है, आपको 5 से भाग करना है, तो क्या हो जाएगा 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और ये आपका कितना 7, और ये आपका कितना हो जाएगा 91 है। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। अब सर क्या करेंगे, तो 7 से भाग कर दीजिए। देखिए भाग कर देते हैं, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या लिख देंगे 13 लिख देंगे, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 हो गया। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये बात हो गया। अब आपको इसको क्या करना है, तो आपको आप जानते हो लासा निकालना है। तो लासा में क्या करते हैं, एलसीएम में आपको सबको गुणा कर देना होता है। चलिए 2 गुणे 2 गुणे 2, और ये आपका 5 गुणे 7 गुणे 13 होगा। अगर इसको हम गुणा करेंगे तो जानते हो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कितना 3600 कितना 47 आ जाए 40 आएगा, और प्लस 7 जब कर दोगे तो ये आपका 3600 कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा। ये आपका आ गया आंसर। अब इसको ऑप्शन में देखिए कौन सा है, तो ऑप्शन आपका सी है। चलिए ऑप्शन आपका सी है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, आसान तरीके से मैंने सॉल्व कर दिया। पहले लासा निकाल लेना है, जो शेषफल आता है उसको ऐड कर देना है, कहानी खत्म। जब छोटी सी छोटी संख्या कहेगा तो आपको लासा निकालना है, जब बड़ी सी बड़ी संख्या कहेगा तो आपको मासा निकालना है। क्वेश्चन नंबर इस प्रकार से आपका कौन सा हो गया 3 हो गया। अब 4 को देखते हैं और बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं उसको भी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि देखिए आपको दे रखा है क्या, एचसीएफ आपको दे रखा है 252। कितना दे रखा है 252 कामा ये 94, ये दोनों संख्या दे रखा है। तो इसका एचसीएफ कितना है आपको दे रखा है 18, और कह रहा है एलसीएम ज्ञात करो। तो आप जानते हो एलसीएम का फार्मूला बहुत ही सिंपल होता है। एलसीएम का फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टे, या दो संख्याओं का गुणनफल कह सकते हैं, बट्टे एचसीएफ होता है। क्या होता है एचसीएफ, तो एचसीएफ आपका ये हो गया, और पहली संख्या दूसरी संख्या। चलिए गुणा कर देते हैं, 252 गुणे 594 बट्टे 18 हो जाएगा। अब इसको अगर काटते हैं तो 14 बार में जाएगा। कितनी बार में 14 बार में जाएगा, और आसानी से हमारा कितना बच जाएगा 14 गुणे 594 बचेगा। अब देखिए इसका अगर हम गुणा करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, सीधा सीधा आंसर हमारा आ जाएगा 8 3 और ये 16 आ जाएगा। ये अगर गुणा करते हैं तो ये हमारा प्राप्त होगा। ये कौन सा ऑप्शन है, तो ये आपका सी ऑप्शन है। ये भी आपका सही हो गया। बड़े ही आसान तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन नंबर जो आपका है 4 वो भी सॉल्व हो गया। अब देखिए 4 के बाद 5 क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके आप लोग को आसानी से दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 5, जरा ध्यान से देखना, स्क्रीन पर आएगा। ठीक है, उसको भी हम सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, तो आप जानते हो सबसे छोटी संख्या अभाज्य 2 होती है। 0 ना भाज्य है ना भाज्य, 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य, 8 आपका भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, और जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो सिंपल तरीके से 5 का आपका ऑप्शन सी यानी सी आपका 2 है, ये आपका सही हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 5 हो गया। 6 पर बात करते हैं। 6 हमारा भी आसान है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम आसान तरीके से सॉल्व करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को हम आसान तरीके से सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ये क्या है जरा ध्यान से देखना, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 के
शून्य का योगफल होगा। चलिए योगफल बता रहा है ना, तो सिंपल है, जब शून्यकों का योगफल कहे, मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल, तो माइनस बी बट्टे ए होता है। और हमारा गुणनफल कहे तो आपको ये जानना है सी बट्टे ए। यहाँ आपको ये वाला फार्मूला लगाना है, ये नहीं, क्योंकि आपको क्या कह रहा है, मूलों का योग कह रहा है। तो आपको यहाँ से देखिए, ये आपका ए होता है, ये आपका बी होता है, और ये आपका क्या होता है भैया, सी होता है। ये बात ध्यान रखना, आपको तुलना कराना, आपको जानते हो व्यापक समीकरण हमारा क्या है, ए एक्स प्लस बी एक्स क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और हमारा सी इक्वल टू 0 होता है। तो ये हमारा ए क्या है, जरा ध्यान से देखो, इस पर हम रखते हैं, यहां से ध्यान से देख लो। तो हमारा क्या है, 5 है, माइनस लगा है 5, और हमारा ए क्या है, तो ये हमारा 3 है। ये कौन सा विकल्प में है, जरा ध्यान से देखिए, तो ये हमारा है बी विकल्प में। बोलो यस नो, तो हमारा बी विकल्प क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बातें आपके दिमाग में बैठ गई होगी, बहुत ही सिंपल था। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दो घात बहुपद की अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। चलिए उसको भी हम आप लोग को बताते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, कोई समस्या आपको नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक दो घात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या। तो दो घात की अधिक से अधिक संख्या क्या होती, दो घात कहेगा तो आपको ध्यान रखना है, अधिक जो सबसे बड़ी घात होगी वो 2 होगी, यानी हमारी जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब ये कौन से विकल्प में है, तो आपको ध्यान देना है, आपका जो विकल्प है वो बी है। हो गया, आंसर आ गया। अगर त्रिघात कहेगा तो 3 हो जाएगी, अगर फोर्थ घात 4 घात कहेगा तो 4 हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना है। तो सबसे बड़ी अधिक क्या कहा है इसमें, अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या क्या आएगी, 2 आएगी। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है वो कैसे सॉल्व करना है, जरा ध्यान से देखना। कह रहा है यदि दो घात बहुपद के -1 ब्रैकेट बंद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यक में से एक शून्यक -3 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखते हैं, के -1 और आपको एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 दे रखा है, इक्वल टू 0 कर दो, और एक शून्य का आपको कितना दे रखा है, -3। ठीक है, x बराबर -3 ये आपको दे रखा है। चलिए बहुत ही सिंपल है, आप लोग को आसानी से लगा कर दिखाते हैं। जहां जहां x है वहां आप क्या रख देना है, माइनस आपको रख देना है 3। ठीक, स्क्वायर करोगे प्लस के -3 और प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए सर क्या हो जाएगा, इसका अगर स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, और 9 से जब इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा जानते हो, आपका हो जाएगा 9 के हो जाएगा -9 हो जाएगा, और प्लस माइनस हो जाएगा, और 3 के हो जाएगा, और प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 9 उधार हो, 1 देकर आए तो कितना उधार बचे, आप -8 बचे इक्वल टू 0। इधर 9 आपके पास प्लस है और 3 उधार हो तो कितना बचेगा, 6 आपके पास बचेगा। इधर माइनस में इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये 6 के हो गया। इधर गुणे में लिखा है तो इधर आएगा भाग हो जाएगा, ये आपका हो गया इतना। तो इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। तो के का मान आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से आपको के का मान हो गया। कौन सा ऑप्शन है जरा देखकर बताइए, तो आपका ऑप्शन ए है, ये आपका सही हो गया। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका है 9 क्या कह रहा है उसको देखते हैं और बड़े आसान तरीके से सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो 9 है वो कह रहा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 दे रखा है, लेकिन यहाँ मिसप्रिंट है, आपको 18 लिख देना है तभी आंसर आएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको क्या दे रखा है उसके बाद, तो माइनस, ये ध्यान से इधर देखिए, आपको दे रखा है x माइनस 2y इक्वल टू 2। अब इसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा क्या, x बराबर इतना है, y बराबर इतना, क्या प्राप्त होगा जरा देखते हैं। इसको समीकरण 1 बना लेते हैं, इसको 2। अब देखिए यहां आपको 4 विधि से हल कर सकते हो, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बीजगुणनखंड विधि, और आपको एक होता है क्या, सरणी विधि। तो चलिए इसको सबसे इजी विधि सॉल्व करते हैं। सबसे इजी विधि क्या है सर, तो सबसे इजी विधि जो आपका है वो है विलोपन विधि। उसमें क्या करना होता है, एक पद को समान करना होता है, चिन्ह अगर विपरीत हो तो जोड़ दीजिए, चिन्ह अगर समान हो तो घटा दीजिए।
तो देखिए हम क्या करते हैं, इस पद को अगर समान करेंगे तो इसमें करना पड़ेगा 3 से गुणा, इसको करना पड़ेगा 2 से, तो ये नहीं करेंगे। इसमें केवल क्या कर दे, समीकरण 2 में केवल 2 से गुणा कर दे तो ये वाला पद हमारा समान हो जाएगा और हम घटा देंगे चिन्ह क्योंकि समान है। तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करके घटाने पर, तो जब 2 से गुणा करेंगे तो हमारा समीकरण 3 बन जाएगा 4x और ये हमारा 4 हो जाएगा। ये समीकरण हमारा क्या हो गया, तो आप जानते हो सर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। तो सर हो जाएगा इस समीकरण 3। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, 1 माइनस 3 कर देंगे। ठीक, तो चलिए घटा देते हैं 2x प्लस 3y और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा बहुत ही सिंपल वे में, तो ये हमारा हो जाएगा 18। ठीक, अब इसको देखते हैं तो 2x माइनस 4y और इक्वल टू 4। अब घटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस और ये माइनस से तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस से तो माइनस, ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये 4 3 7 हो गया और ये 18 में से जब 4 जाएगा तो बचेगा 14। ठीक, अब इधर गुणे में इधर आएगा भाग हो जाएगा, तो आप जानते हो 14 को जब 7 से काटोगे तो आपका क्या आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। y का मान 2 आ गया और x का मान हम कैसे निकालेंगे, तो इसको हम समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख देते हैं। चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर चलिए हमारा क्या है, x माइनस 2, y के स्थान पर क्या रखना है 2 और इधर हमारा ये 2 है ही। चलिए इधर क्या हो जाएगा 4, तो ये माइनस में है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। चलिए अभी लिख देते हैं, तो ये हमारा इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो प्लस हो गया, ये हमारा 6 हो गया, x का मान आ गया 6। तो जरा देखना है कौन से ऑप्शन में है, x बराबर 6 y बराबर 2, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं बड़े ही शानदार तरीके से। ठीक है, क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए, बहुत इजी है, बस एक बार देख लीजिए, इससे अलग आएगा ही नहीं, इससे अलग कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि सभी विद्यार्थी इसको सीख पाए। ठीक है, इससे अलग आएगा नहीं, इसी प्रकार से आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 10 नंबर क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल, बहुत ही सिंपल, पहली संख्या ये मान लेना, दूसरी संख्या ये मान लेना। तो दो संख्याओं का योगफल कितना है, 8 है और दूसरी और 8 है, उनका अंतर 2 है, तो इनका अंतर कितना है भैया, 2 है। एक समीकरण बन गया, 2 समीकरण बन गया, हलवा छाप सवाल। तो संख्या होगी, चलिए आपको ऑप्शन में दे रखा है, इसको पहले सॉल्व करते हैं। बिलोपर विधि से सॉल्व कर दो, बहुत ही सिंपल, प्लस माइनस क्या होगा, कट जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा। ये लिख देना कि समीकरण आप अगर चाहें तो 1 और 2 को जोड़ने पर, क्योंकि चिन्ह विपरीत है तो जोड़ दिया जाता है। और इधर क्या हो जाएगा 8 2 10, अब ये और ये कटेगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आपको पता है कि x बराबर 5 आएगा, समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, कहीं रख दो। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रख देते हैं। तो x हमारा 5 माइनस वाई इक्वल टू 2, तो इधर ये हमारा प्लस में, इधर आएगा माइनस में, तो माइनस 5 हो गया और ये माइनस वाई, तो ये माइनस 3 आ गया और ये माइनस, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। x का मान y का मान आपका आंसर आ गया। चलिए कौन सा विकल्प सही है, आपका आता है क्या, तो आपका आता है x बराबर 5 और एक आपका क्या आता है, y बराबर 3। चलिए कौन सा ऑप्शन सही है, 5 और 3, बी ऑप्शन आपका सही है, एकदम राइट है। अब क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल है, उसको भी रापची के स्टाइल में सॉल्व करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है कि समीकरण x माइनस 2 x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है, और आपको क्या दे रखा है, x प्लस वाई इक्वल टू 2। हल कीजिए कौन सा होगा। चलिए ये भी बहुत ही आसान है, बताइए किस तरह, प्लस माइनस कट जाएगा ना, समीकरण 1 और हम क्या करते हैं, समीकरण ये हमारा 1 है, बना लेते हैं 1 और ये हो जाएगा 2। देखते ही सॉल्व कर जाओगे, मेरे वीडियो को देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओगे। यहाँ क्या कर दें, 1 और 2 को जोड़ देते हैं, क्योंकि चिन्ह विपरीत कट जाएगा, ये 2x हो जाएगा और ये हमारा 4 हो जाएगा। इससे कटेगा तो x बराबर 2 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा भैया, तो x बराबर आ जाएगा 2, ये हो गया। अब चलिए x बराबर 2 आ गया, अब इसके बाद सर क्या करते हैं, तो इसका मान रख देते हैं, x का मान रख देंगे किसमें, चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, चाहे जहाँ रख दो। तो समीकरण 2 में रख देते हैं, x का मान समीकरण 2 में, तो x हमारा कितना 2 प्लस ये y, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब इधर ये प्लस में उधर जाएगा तो -2 यानी y का मान हमारा आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये ऑप्शन जरा ढूंढो किसमें है, तो हम ढूंढते हैं, ये ऑप्शन हमारा है
x बराबर 2 और y बराबर 0, ये दूसरे में है, ये दूसरा हमारा सही होगा, खटाक से आंसर आ गया। ठीक है, तो विकल्प हमारा बी है, सही आंसर आ गया। अब चलिए 11 नंबर भी हो गया। अब 12 नंबर पर बात करते हैं। कौन से? 12 नंबर क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए, उसको भी रापची के स्टाइल से सॉल्व कर देते हैं। मूलों का योगफल होगा, ठीक है, आपको दे रखा है समीकरण के मूलों का योगफल होगा कौन सा, जरा ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको दे रखा है 5x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। चलिए मूलों का योग होगा, ऑप्शन आपको दे रखा है, तो आप जानते हो फार्मूला, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। मूलों का योग क्या होता है तो आप जानते हो -b/a। चलिए बी हमारा क्या है तो -3 है सर, उसको लिख देते हैं। ए हमारा क्या है 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये हमारा आएगा तो 3/5। ये कौन सा ऑप्शन है जरा ध्यान से देखिए, तो ये हमारा ऑप्शन है क्या 3/5, ए ऑप्शन है। कोई समस्या नहीं होना चाहिए, तो ए विकल्प हमारा हो गया सही, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान आता है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो कह रहा है कि यदि आपको समीकरण दिया जाए, द्विघात समीकरण दिया जाए 3x² प्लस 6x और प्लस k इक्वल टू 0 के मूल समान है, तो मूल समान है यानी d बराबर 0, ठीक है, मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा भैया, तो k का मान हम आप लोग को ज्ञात करके बताते हैं। चलिए d बराबर यानी 0, मूल समान दे तो d बराबर यानी b वेक्टर बराबर 0 हो जाएगा, ये आपका a हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा, ये आपका c हो जाएगा। चलिए फार्मूला आप जानते हो क्या होता है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो हमारा b क्या है 6, इसका स्क्वायर कर देते हैं, और ये 4 है ही, ए हमारा क्या है 3 और सी हमारा क्या है के इक्वल टू 0। चलिए क्या हो जाएगा 4 × 12 और ये हमारा के हो जाएगा माइनस में, ये 36 हो जाएगा ना, इसको हम इधर कर देते हैं, तो 12 के और इधर हमारा 36 हो जाएगा, 12 × 36 क्या हो जाएगा 12 × 36 यानी 3 आ जाएगा। के का मान कितना आ गया 3। कौन सा ऑप्शन सही है आपको बता देना है कि सर ये ऑप्शन जो हमारा है 13 नंबर का ए सही है, बहुत ही सिंपल। तो अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है, यदि समीकरण x², तो देखिए पहले समीकरण को लिख लेते हैं, x² माइनस 4x प्लस a इक्वल टू 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो वास्तविक मूल नहीं है यानी आपका धनात्मक नहीं है, ऋणात्मक है, तो कौन सा इसमें चिन्ह होगा जरा ध्यान दें। तो आप जानते हैं कि a आपका वास्तविक मूल नहीं है, तो 4 से छोटा होगा तो क्या हो सकता है -1 -2 -3, ये सब संख्याएं वास्तविक मूल नहीं हैं, तो ये आपका कंडीशन कौन सा सही हो जाएगा, तो कंडीशन आपका बी केवल ही सही होगा और कोई भी नहीं सही होगा। बाकी ए बड़ा होगा तो आप 4 से जब बड़ा होगा तो क्या होगा, तो नहीं होगा, तो ऋणात्मक नहीं होगा मूल, तो आपको ये ध्यान रखना है, केवल क्या रखना है कंडीशन बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है आपका कि मूल वास्तविक नहीं है तो ऋणात्मक होगा, ये बात ध्यान रखना। इसीलिए क्या होगा, ये 4 से आपका छोटा होगा, तो 4 से छोटा ऋणात्मक क्या होगा -1 -2 -3 डैश डैश करके ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसको भी हम रापची के स्टाइल में सॉल्व करके दिखाते हैं। क्या कह रहा है 15 नंबर, बहुत ही आसान तरीके से आपको दे रखा है समांतर श्रेणी। आपको समांतर श्रेणी कैसे दे रखा है 3 1 -1 -3, ठीक है, डैश डैश के लिए सर्वांतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी सवाल है, तो आप जानते हो इसको पहला पद और इसको कहते हैं a1 और इसको कहते हैं a2 यानी दूसरा पद। तो d ज्ञात करना होता है तो क्या होता है d a2 -a1, ठीक है, तो 2 आपका क्या है 1 और ये आपका क्या है 1 यानी ये, और ये आपका क्या आ जाएगा -2, तो d बराबर आपका क्या आ जाएगा -2। ये कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो गया, ठीक है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब 16 नंबर सवाल को देखते हैं। ये आपको अनुक्रम दिया हुआ है किसका, जरा ध्यान से देखना, √ क्या दे रखा है आपको √2, फिर 2√2 दे रखा है, फिर 3√2 दे रखा है, फिर डैश डैश का
क्या दे रखा है का 10वां पद। कौन सा पद? 10वां पद। तो यहाँ आपको ए पता है, प्रथम पद क्या है? ए पता है आपको √2, और आपको डी निकालना हो, यन पता है, ये 10वां पद है, ठीक है। तो जब वह पद कहेगा तो ये आपका यन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यन। तो यन आपका कितना है? 10 हो गया। यन कितना है? 10 हो गया। और डी आप निकाल सकते हैं। तो डी बराबर जानते हो, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद आपका ये है और पहला पद आपका ये है। तो ये 2 रूट है ना, 2√2 है। तो एक रूट अगर घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा? केवल √2 बचेगा। तो डी का मान जो आपका आ गया ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, इसको हम रखेंगे किस पर? तो nवां पद ज्ञात कर लेते हैं इसका आसानी से, ठीक है। 10वां पद ज्ञात कर लेते हैं। तो a10 बराबर, आपको फार्मूला पता है a + n-1। अगर नहीं पता है तो यही सीख लीजिए। अब आपको पहला पद पता है √2 और आपको n पता है। तो n आपका कितना है? 10 - 1। और d आपको पता ही है, √2। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए, यहाँ प्लस होना चाहिए। तो √2 और ये आपका कितना हो जाएगा? 9√2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? तो 10√2। अब आपका जब कोई चीज़ रूट से दो बार रूट के अंदर होता है तो एक बार बाहर होता है। तो ये मान लेना है आपका 2 बार रूट के अंदर था और बाहर हुआ है। तो इसको हमें चाहिए क्या? इसको जब हम अंदर करेंगे तो √2 गुणे 10 को 2 बार अंदर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 10 को 2 बार अंदर। अगर अंदर से इसको बाहर ले जाएंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, और इसको अंदर लाएंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 धाम 100, 100 दूना 200, ये आपका आ जाएगा। ये कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन आपका सी। ये ऑप्शन आपका सी आंसर आ गया। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो बड़े ही सिंपल तरीके से ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर अब हम बात करते हैं, ये हमारा 16 था, अब 17 पर बात करते हैं। 17 नंबर क्या है उसको भी रापची के स्टाइल में बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो ध्यान देना है। 17 नंबर क्या कह रहा है? आपको दे रखा है 4, 9, 14, फिर डैश डैश करके अंतिम पद आपको दे रखा है कितना? 554 का अंत से 10वां पद। अंत से कौन सा पद? 10वां पद, ठीक है। अंत से 10वां पद, तो लिखेंगे अंत से 10वां पद, 10वां पद, ठीक है। वां पद बहुत ही सिंपल है, इसका भी फार्मूला आज जान लीजिए। तो l + n-1 और फिर क्या हो जाता है? d। तो यहाँ से आपका a पता है, a 4 है। अब अगर आप n कहें तो n आपका 10 है, और आप कहें d तो आप 9 में से घटा सकते हैं 4, तो यानी आपका आ जाएगा 5। चलिए ज्ञात कर लेते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। यहाँ से कैसे ज्ञात करेंगे ज़रा ध्यान देना, बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात करेंगे। क्या? तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पर जो है, क्या लिखेंगे? यल आपका कितना है? तो यल आपका 254 है, ठीक है। और ये प्लस आपका है ही, ये माइनस, तो यन आपका 10 है -1। ये डी आपका कितना है? 5। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ये आपका 54 हो गया। अब चलिए इसको हम क्या करेंगे? घटाएंगे तो 9 × 5 = 45 हो जाएगा। अगर हम इसको घटाएं तो कितना आ जाएगा? ज़रा घटा के बताइए। तो 54 में से जब 45 जाएगा तो आपका कितना? 14 में से जब 5 जाएगा तो 9 बचेगा, और ये आपका कट जाएगा, यानी 9 बचा ना। यहाँ हमारा कितना बचा? 209। ये आपका कौन सा ऑप्शन है? तो आप लोग बता सकते हैं ऑप्शन देख के, कौन सा ऑप्शन है आपका? ये सी होगा या डी होगा? जो होगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ दिख नहीं रहा है तो हम देखेंगे, इसमें दिख नहीं रहा, तो आपका 209 आ गया नंबर सवाल में। हाँ, तो ये आपका सी ही है। क्या है? सी ऑप्शन, ठीक है। अब हम 18 पर बात करेंगे। तो 18 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है उसको भी रापची के स्टाइल में बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। चलिए 18 नंबर हमारा क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी आपको किस प्रकार से दिया? 3, 8, 13, 18, ठीक है। तो आपको क्या पता है? ए पता है, तो ए आपका 3 हो गया। पद क्या कह रहा है? यानी ए n बराबर आपको 18, क्या है? 78वां पद है, ठीक है। अब ये कह रहा है कौन सा पद है, यानी आपको क्या याद करना है? n ज्ञात करना है, ये बात ध्यान रखना है। तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे?
डी निकाल लेंगे, डी निकाल सकते हैं। तो डी बराबर आपका क्या हो जाएगा, 8 माइनस 3 यानी 5 आ जाएगा। कोई समस्या? अब आपको ध्यान से देखना है इसको कैसे सॉल्व करना है। फार्मूला आप जानते हो क्या, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी होता है। चलिए मान रख देते हैं 78, क्या रखेंगे 78। तो 78 हो गया। ए हमारा क्या है 3 है, और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा 10 है माइनस 1, 10 है ना। क्या यन नहीं पता है, चलिए यन नहीं पता है तो रहने दो। डी हमारा क्या है 5 है। कोई समस्या इतने में नहीं होना चाहिए, ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस। तो 78 में से जब 3 बचाए घटाएंगे तो भैया क्या बचेगा, इधर 5 से यन हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो इधर हमारा 5 बचेगा, क्या बचेगा 75 यानी, ठीक है। और ये इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस से ये प्लस में हो जाएगा 5, और ये हमारा 5 यन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 80 हो जाएगा, और ये हमारा 5 यन, 16 पंचे 80, यन बराबर 16 आपका आ जाएगा। बहुत ही सिंपल था, आसान तरीके से ये 16 आ गया। ऑप्शन कौन सही है, तो ऑप्शन बी सही है। टिक लगा ले, हो गया, काम खत्म। ऐसे सॉल्व करना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका है 19, सर 19 क्या कह रहा है, तो ध्यान से देखिए, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो 1 से 10 तक सम संख्या 2, 4, 6, 8 और ये आपका 10 तक ना। तो आपको 2 से लेकर 1, 2, 3, 4 अब 10 तक समांतर माध्य का आप जानते हो कि कुल पदों का योग बटे कुल संख्या। तो 2 + 4 + 6 + 8 बटे 4 क्या हो जाएगा 4, ठीक। अब यहाँ से जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 हो गया, ये हो गया संख्या कुल हो गई और कुल संख्याओं का जोड़, तो ये 20 हो जाएगा ना, 20 4। तो इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो सिंपल तरीके से आपने ज्ञात कर लिया। अब चलिए अगला सवाल हम सॉल्व करते हैं। 20 नंबर, 20 नंबर क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल है। 2 आकृति जिनके आकार समान हैं हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान ना हो। चलिए ये देखिए त्रिभुज है ना, आकार इनके समान है लेकिन जो माप है वो समान नहीं है। ये आकार, अब ये नहीं कि ये है और एक त्रिभुज है, तो ये तो है नहीं, आकार समान है, ये आकार समान हो। तो जब आकार समान हो और माप समान ना हो तो इसको हम क्या कहते हैं, स्वर्गासम कहते हैं। स्वर्गासम आकृति या समान आकृति या समरूप आकृति या सम्मित आकृति। तो इसे हम कहते हैं, ऑप्शन सी सही है, समरूप आकृति हो गया ये। 21 नंबर देखिए, 21 नंबर बहुत ही सिंपल है, इसको भी हम आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए 21 नंबर हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि 21 नंबर त्रिभुज ABC के आधार, ठीक है, BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। क्या खींचा गया है, PQ खींचा गया है। यदि PQ BC का अनुपात क्या है, 1:3 है, तो AP और PV का अनुपात होगा, AP और PV का अनुपात होगा। तो आप यहाँ सिंपल से इसको हम स्क्रीन पर लगा देते हैं इस सवाल को, और सिंपल से आप लोग बता सकते हैं कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1:2। क्या आ जाएगा 1:2, बहुत ही सिंपल है, 1:2 स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो 22 नंबर हमारा क्या कह रहा है उसको हम देखते हैं ध्यान से। तो 22 नंबर हमारा कह रहा है कि 2 बिंदु, 22 नंबर हमारा क्या कह रहा है कि 2 बिंदु इस प्रकार से, देखिए 2 बिंदु आपको दे रखा है, ध्यान दो, आपको 2 बिंदु, एक A और एक B। अब देखिए आपका एक क्या है 5,0 और एक क्या है, ये ध्यान देना, एक आपका है -12,0। अब कह रहा है बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, आप लोग जानते हो कि इसको सर कैसे लगाना है। तो D बराबर आप फार्मूला जानते हो, √ क्या होता है x² माइनस क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है।
ये आपका होता है x1 y1 x2 y2। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए रख देते हैं, बहुत ही सिंपल है फार्मूला, ये ध्यान रखना दूरी का। तो यहाँ से आप 5 रखेंगे, क्या रखेंगे x2 क्या है आपका -12 है, ठीक। और यह आपका क्या है x1, तो x1 आपका x1 आपका क्या है 5, स्क्वायर कर दीजिए। और ये तो आपका दोनों 0 है, 0 -0, इससे कोई मतलब नहीं, ये पूरा कहानी ख़त्म है। यहाँ से आपको केवल ये क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, तो माइनस का 17, इसका वर्क करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा 289 हो जाएगा। और 289 को हम 17 × 17 लिख सकते हैं। इसको एक बार बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 17। तो दूरी क्या आ गया 17। कोई ऑप्शन आपको दे रखा होगा, ऑप्शन आपको दिया होगा, तो उसको हम, ये ऑप्शन आपका डी सही है, क्या सही है डी सही है, तो डी आपको लगा लेना है, 17 आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसको भी रापची के स्टाइल से सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखना। 23 हमें दे रखा है, 23 नंबर हमारा क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखना। तो 23 नंबर हमारा कह रहा है कि पी बिंदु आपको ऐसा दिया है 6,8 कह रहा है मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो जब आपको मूल बिंदु, ये होता है मूल बिंदु 0,0, ये बीच वाले बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। तो जब मूल बिंदु से कहेगा तो दूरी आपको सिंपल वे में, ये फार्मूला आते हैं x² + b²। जब मूल बिंदु से इसकी दूरी बताए तो आपको फार्मूला ये रखना है, x आपका क्या है ये है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए 6 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका +8 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से सर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 36, और ये प्लस कितना हो जाएगा, तो ये 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 64, इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो √100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 100, निकालेंगे तो 10 आ जाएगा आंसर। ये आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो आप लोग सी सही कर देंगे। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी सही, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। क्या ए, और ये हमारा 65, यानी 6,5, तथा बी हमारा क्या है दे रखा है -4,3, ये दे रखा है। अब ये समझ लो क्या है, ये आपको दूरी दे रखा है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है बी। चलिए अब आपको क्या कह रहा है कि वाई अक्ष, क्या कह रहा है वाई अक्ष पर एक बिंदु जो ए बराबर इतना, ए इतना और बी इतना से समदूरस्थ का निर्देशांक होगा, यानी समदूरस्थ यानी बीचों बीच, यहाँ पी मान लो, क्या मान लो पी, तो ए पी बराबर क्या कर दो बी पी। इसका आपको क्या दूरी का फार्मूला लगा देना है, क्या लगा देना है दूरी का फार्मूला, ठीक है। समदूरस्थ इसकी दूरी बराबर है तो आप लगा सकते हैं और यहीं से ज्ञात कर सकते हैं। हम फार्मूला लिख देते हैं और आप लोग स्क्रीन पर देखेंगे, आसानी से आंसर अभी आपको मिल जाएगा, ठीक है। टाइम कम होने की वजह से मैं आप लोग को स्क्रीन पर सवाल लगा देता हूँ ताकि कोई समस्या आपको नहीं हो। ये आपको y1 और y2 ये हो जाएगा, और टाइम थोड़ा कम है इसलिए मैं सोच रहा हूँ। और ये इधर क्या हो जाएगा, इधर भी हमारा यही हो जाएगा स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, ठीक है। तो इस प्रकार से अब आप मान रख के सॉल्व कर लेंगे। स्क्रीन पर आ गया होगा आंसर, तो आप देख सकते हैं इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ध्यान देना आपका इसमें जो ऑप्शन है वो 0,9 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है जरा ध्यान से देखिए, ए ऑप्शन है, ठीक है, वो विकल्प आपका सही हो जाएगा। वहाँ से देख लेना है विस्तार से, कोई समस्या नहीं होगी, बहुत ही ईजी है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा 24 था, 25 पर बात करते हैं। तो 25 हमारा क्या है उसको भी देखते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, उसको भी हम आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। 25 नंबर कह रहा है, क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए कि आपको दे रखा है, कह रहा है कि मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। बिंदु इतने -2,6 और -2,10 क्या दे रखा है -2,10। अब कह रहा है कि भैया मेरे मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे, क्या होंगे। चलिए मध्य कह रहा है ना, तो बड़ा ही सिंपल इसका फार्मूला है, जरा ध्यान से देखो x, y।
अगर आपको ये ज्ञात करना है मध्यबिंदु, तो ये फार्मूला क्या होता है सर, x1 प्लस x2 बटे ये, और y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक है, ये आपका होता है। चलिए x1 आपका ये है और x2 आपका क्या है, x1 ये है, y1 ये है, x2 आपका ये है और y2 ये है। चलिए मान रख देते हैं, तो इसी पर मान रखते हैं, यानी हमारा -2 और -2 फिर -2 हो जाएगा, और ये 2 है ही, कामा यहाँ क्या रखेंगे, तो 6 + 10, ठीक है 2, इधर क्या हो जाएगा 4 माइनस का, ये इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा, तुम जानते हो, काटोगे तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा सर, -2 आ जाएगा। एक ये आ जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 16 का 8 आ जाएगा, एक ये आंसर आ जाएगा। तो x और y का मान क्या आ गया, x का मान आ गया आपका -2 और y का मान आपका 8 आ गया। तो इस प्रकार से ये सॉल्व हो जाएगा। अब कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, तो जल्दी से बताइए, आपका ऑप्शन सही है सी, तो ऑप्शन सी हो गया, आसान से लगा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो 26 है उसको सॉल्व करके देखते हैं। तो 26 हमारा कह रहा है बिंदु -3, 4 की x अक्ष की दूरी है। तो जब आपको दे रखेगा क्या, x अक्ष की दूरी, x अक्ष, ठीक है, आपको देगा x अक्ष और आपको बिंदु देगा जो, वो क्या देगा, ध्यान दो, -3 या कोई भी दे दे बिंदु। तो जब आपको x अक्ष कहेगा और दूरी x अक्ष की दूरी, तो आपको y वाले बिंदु को बताना है। ये देखिए, ये x होता है, ये y होता है, तो दूरी बताना है तो y वाला बताना है, यानी आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर यही y हो जाता तो आपको क्या बताना होता, तो x बताना होता। ये बात ध्यान रखना, बस हो गया सवाल। ये ऑप्शन आपका कौन सा सही है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से 26 क्वेश्चन आपका हो गया। अब 27 नंबर है, उसको भी देखते हैं। 27 नंबर हमारा क्या कह रहा है, शीर्ष दिया हुआ है वाले त्रिभुज का परिमाप बताइए। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज का परिमाप होता है। तो आपको पता है यहाँ निर्देशांक दे रखा है सर, चलिए इसको भी हम आपको बता देते हैं। ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, बहुत ही सिंपल है। निर्देशांक आपको दे रखा है 0,4, एक लिख लो 0,0 और एक आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, देखते हैं 3,0। ये आपको निर्देशांक दे रहा है। अब आप जानते हो इसकी और इसकी दूरी निकाल लो, क्या निकाल लो, दूरी। तो ये आपका भुजा, ये आपका माप पता चल जाएगा कितनी लंबाई है इसकी, ठीक है। इसकी दूरी निकाल लो, इसकी दूरी आपको पता, लंबाई पता चली जाएगी, माप पता चल जाएगा, और इसको इससे निकाल लो, इसका माप पता चल जाएगा। उसके बाद तीनों को जोड़ देना है, आंसर आसानी से आ जाएगा। दूरी का तो फार्मूला आप जानते ही हो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आप जानते ही हो, आसानी से आ जाएगा। इसका स्क्रीन पर लगाकर दिखा भी देते हैं, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बस कुछ नहीं करना है, इसकी दूरी ज्ञात करो और इसकी दूरी ज्ञात करो, इसकी दूरी ज्ञात करो, तीनों को ऐड कर दीजिए, आपका आ जाएगा ऑप्शन कौन, तो सी आ जाएगा, और वो आपका क्या है, 12 है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था, आसानी से हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 28 है उसको भी देखते हैं। कोई समस्या नहीं होगी, मुझे पूरा उम्मीद है, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा पढ़ाता ही हूँ कि सीधा दिमाग में बैठ जाएगा, कोई डाउट रहेगा ही नहीं। अब 28 नंबर देखिए, त्रिकोणमिति से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, तो cos 3a = 1 कह रहा है, a का मान बताइए। बहुत ही सिंपल है। चलिए, जब आपको ऐसा दे, ये इधर गुणे में लिखा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा सर, तो ये बटे में हो जाएगा, इधर क्या cos 3a बचेगा, ठीक, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब बताओ भैया, ये cos 3a हो गया, ये cos कितने का मान है, जल्दी से बताओ, तो cos 60 का मान है सर, जरा बताओ cos 60 का है या नहीं है, तो cos 60 का मान है। अगर cos 60 का है तो ये cos कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, तो हमारा 3a बचेगा और इधर हमारा 60 बचेगा, तो 20 तियाँ कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो a का मान कितना आ गया, 20 आ गया। कौन से ऑप्शन में है, जरा ध्यान से देखो, तो आपका ऑप्शन है सी, ये भी आपका ऑप्शन क्या है, सी। बहुत ही सिंपल था, हो गया, कोई समस्या नहीं होगी। ऐसे सवाल आएंगे तो चुटकियों में सॉल्व कर जाएंगे, ऐसे सवाल पूछे ही जाते हैं, बस आपको थोड़ा आना चाहिए, दिमाग में आपको मान आना चाहिए, ठीक है।
अब चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, उसको भी देख लेते हैं। क्या दे रखा है भैया? तो साइन ए बराबर आपको 4/5 कह रहा 10 का मान ज्ञात कीजिए। 10 किसका मान? 10 ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम क्या लिख देते हैं, आपको पता होता है लाल बट्टे कक्का होता है ना फार्मूला। ये साइन होता है, तो साइन यानी लंब बटे कर्ण। आपको क्या दे रखा है? लंब बटे कर्ण। तो आपको कर्ण पता है तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। ये देखिए कर्ण है तो आप पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, आप जानते हो। तो बताइए कर्ण आपका क्या है? तो कर्ण आपका 5 है यहाँ, और ये लंब कितना है? तो लंब आपका 4 है सर इसका, और ए आपको पता नहीं है, ज्ञात कर लेना है। चलिए 25 हो जाएगा इसका स्क्वायर, इसका 16 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये आपका इतना ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो आपका 9 बचेगा, अंडर रूट स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, ये आपका 3, ए का मान कितना आ गया? 3 आ गया। तो ये आपका 3 आ गया। अब ए का मान आपको पता चल गया क्या? 3। अब आपको 10 बराबर क्या होता है? तो जानते हो साइन कास होता है, 10 ये होता है, तो लंब बटे आधार। तो लंब आपका क्या है? 3 है। आधार क्या है? लंब क्या है? जरा ध्यान से देखो, तो लंब आपका 4 है। चलिए लंब 4 है, आधार क्या है? तो आधार अभी आपने निकाला है 3, ये आपका आ गया। कौन से ऑप्शन में है? जरा ध्यान से देखो, तो आपका ऑप्शन जो है वो 4/3 कौन सा है? तो सी है। ये भी आपका सही हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। बहुत ही सिंपल था, आसान तरीके से ये भी हो गया। अब 30 नंबर देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही आसान तरीके से, बस ध्यान से देखते जाओ और दिमाग में अपने बैठाते जाओ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 30 है वो क्या है? जरा ध्यान से देखिए। तो सेक आपको दे रखा है सेक ए प्लस 10a। ठीक है, ये ब्रैकेट में दे रखा है, फिर आपको 1 माइनस साइन ए क्या दे रखा है? साइन ए। ठीक है, साइन ए ये दे रखा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल है। 1 अपान क्या होता है? 1 अपान सेक का 1 अपान कास ए होता है, और इसका क्या होता है? तो साइन बट्टे क्या होता है? कॉस होता है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, वेरी इजी। आधार समान है तो ऊपर जुड़ जाएगा, आप जानते ही हो। ये कास केवल एक बार ही बचेगा। अब तुम इसका क्या करोगी? ध्यान से देखो, गुणा भी करना है समय आने के अनुसार। चलिए इसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब इसका हम गुणा करा देते हैं इसमें। तो चलिए एक बार लिख लेते हैं 1 माइनस साइन ए। अब गुणा करेंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया, तो इसका स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। कोई समस्या इतने में? और ये आपका कास। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस क्या? साइन स्क्वायर ए। अब तुम्हें पता है सर, क्या पता है? तुम्हें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कास स्क्वायर। क्या होता है? कास स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, ध्यान रखना। अब ये तो ये 2 बार है, एक बार कट जाएगा तो एक बार हमारा बच जाएगा, कास ए आ जाएगा। ये किस ऑप्शन में है? जरा ध्यान से देखो, तो ये हमारा ऑप्शन में है 30वां का डी। तो ये ऑप्शन हमारा डी सही हो गया, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ रही। चलिए इसको भी लगाते हैं। आपका क्या है? 31 नंबर। बहुत ही इजी है, बड़े ही सिंपल तरीके से इसको भी सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। क्या कह रहा है? ज़रा ध्यान से देखिए। आपका कह रहा है, देखिए नोट करवा देते हैं, 10(1) अंश 10(2), फिर ठीक है 10(2) अंश, चलिए इसको लिख देते हैं 10(2) अंश 10(3) अंश 10(3) अंश डैश डैश 10 आपको 88 अंश 10 89 अंश ये आपको दे रखा है, और कह रहा मान बताइए। चलिए मान इसका चुटकियों में बताते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप लोग जानते हो
सर क्या जानते हैं? तो तुम जानते हो कि tan 90 क्या, tan 90 माइनस 2 क्या हो जाएगा आपका 88 हो जाएगा। 90 इसका मान आप ऐसे लिख सकते हो, और इसके बराबर क्या हो जाता है, cot हो जाता है। तो ये देखिए cot t हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये फार्मूला आप ध्यान रखिए, याद कर लीजिए कि tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर आपका होता है cot थीटा। तो थीटा के स्थान पर 2 है तो 2 हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। ये फार्मूला होता है, ध्यान रखना। अब ये इस तरह हो गया, तो इसके बराबर देखिए यहाँ आपका 2 है, तो जब इसको हल करेंगे तो हमारा इतने के बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ हम रखेंगे, तो आप जानते हो कि cot इंटू tan 2 बराबर क्या होता है, 2, 1 होता है नहीं होता है। तो ऐसे हल करने पर हमें पूरा क्या प्राप्त हो जाएगा, 1। तो जब भी हल करेंगे तो पूरा ऐसे क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 ही प्राप्त होगा। तो गुणा करेंगे हमारा 1 ही आ जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन है इसका क्या होगा, डी। तो जब भी इस तरह का सवाल आए तो वहाँ आपको आंसर जब 1 मिले फटाक से लगा दो, क्योंकि इसको हल करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। कैसे, अभी मैंने इस फार्मूले के आधार पर आपको दिखा दिया। एक उदाहरण के माध्यम से आप भी दिखा सकते हैं, हो जाएगा। पूरा लगाने की आवश्यकता नहीं, उदाहरण दिखा दीजिए। इसी प्रकार ये सबका मान 1 गुणे 1 गुणे 1 हो जाएगा, फटाक से आंसर आ जाएगा। तो ये आपका हो गया 31 नंबर। अब चलिए 32 नंबर पर बात करते हैं। 32 नंबर क्या कह रहा है उसको भी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। बहुत ही आसान तरीके से सीधा दिमाग में बैठाते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख लोगे तो पेपर पक्का है, एकदम सॉल्व कर जाओगे, क्योंकि इससे अलग आता ही नहीं है। चलिए 32 नंबर हमारा क्या कह रहा है, यदि tan क्या कह रहा है, tan a बराबर sin a, तो a का मान बताइए। चलिए बहुत ही सिंपल सवाल ये भी है, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो आप जाने, आज से जाने, अगर नहीं जानते हैं ये बातें कि tan का फार्मूला होता है sin अपॉन cos a। जब यहाँ a है तो a हो जाएगा, ठीक। और ये आपका साइन है ही, तो यहाँ इसके नीचे एक ये और ये कट जाएगा, ठीक। तो हम इसका क्या करेंगे, इसको इधर गुणा कर देते हैं, ऊपर 1 बचेगा और नीचे इधर cos a बचेगा, इधर हमारा 1 बचेगा। इसको इधर गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ज़रा बताओ। तो इधर केवल 1 बचेगा, इधर cos a हो जाएगा। अब इसकी ये किसका cos किसका मान है, 1। तो आप जानते हो cos 0 का मान है क्या, 1। cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो cos कट जाएगा तो a बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये आप कौन सा ऑप्शन में है ज़रा ध्यान दो। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा है, तो ये आपका ऑप्शन है a। तो विकल्प आपका a सही हो गया। बहुत ही सिंपल था, आसानी से हो गया, ठीक है। 0 आ जाएगा, a का मान क्या आ जाएगा, 0। चलिए ये आपका हो गया। अब हम बात करते हैं, 32 हो गया ना। अब हम 33 नंबर पर बात करते हैं। चलिए 33 नंबर हमारा क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से देखते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से उसको भी सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। 33 नंबर हमारा कह रहा है एक मीनार है, उसकी ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर है। ज़मीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई, तो ज़मीन पर इसकी जो छाया की लंबाई है वो कितना है, 20 और 20√3, ठीक है। ये दे रखा है। तो कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण, यानी यहाँ से आपका उन्नयन कोण क्या बनेगा, उन्नयन कोण होगा क्या, ये आपको थीटा बताना है। क्या बताना है, थीटा। तो आपको पता है कि थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो आप जब भी याद करेंगे तो लंब और आधार क्या हो जाता है, tan, लंब बटे आधार tan थीटा हो जाता है। इसका नाम चाहे तो रख दे ABC, कोई दिक्कत नहीं। तो चाहे थीटा कर लें, चलिए थीटा कर लेते हैं। tan थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार 20/√3, ठीक। अब ये से ये कट जाएगा, फटाक से आपका आंसर आ जाएगा। ये आप जान लो कि कुछ नहीं करना है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे
लंब बटे आधार, तो ये हमारा लंब है, थीटा के सामने वाला लंब हो जाता है और ये हमारा आधार हो गया, तो इसको लिख दिए। ठीक है, लंब बटे आधार पर, लंब बटे आधार फार्मूले पर, और ये कट गया तो हमारा 1 बटे क्या बचा, √3। अब तुम्हें पता है 1/√3 किसका मान होता है, तो 30 tan 30 का होता है। किसका होता है, tan 30। तो थीटा बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कोई समस्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि tan कट जाएगा तो थीटा बराबर हमारा आ जाएगा 30। बहुत ही सिंपल था, आसान तरीके से आ गया। तो ये आपका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब चलिए हम बात क्या करते हैं, तो अब हम बात करते हैं किस पर, तो हमारा हो गया ये 33 नंबर ना, 33 हो गया। तो अब हम बात करते हैं 34 नंबर पर। चलिए 34 नंबर भी बहुत इजी है, सिंपल है। क्या कह रहा है ज़रा ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर जो 34 है वो क्या कह रहा है कि मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 अंश है, तो मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए मीनार है ना, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 75 मीटर, और ये कितने अंश का कोण बनाती है, अवनमन कोण। तो आप जानते हो अवनमन कोण किसको कहते हैं, और उन्नयन कोण। जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण, और जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो अवनमन कोण। क्या कहते हैं, अवनमन। ये 30 अंश, तो ये हमारा 30, तो ये भी हमारा 30 हो जाएगा, और ये हमारा 75, ये हमें पता नहीं, ये हमें ज्ञात करना है मीनार से, और कार की दूरी ज्ञात करना है। चलिए बहुत ही सिंपल है। तो आप जानते हो tan 30 बराबर 75 बटे क्या लिखो, यक्स लिखो। tan 30 क्या होता है, √3, और ये हमारा 75 है ही, ये हमारा यक्स है, तो इसका इधर गुणा करेंगे यक्स हो जाएगा, और ये हमारा 75√3 हो जाएगा, 75√3। ये आपका आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ज़रा ध्यान से देखिए। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। इस प्रकार से 34 नंबर आपका सॉल्व हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के। बहुत ही ध्यान से देखना है तुमको, कोई टेंशन लेना नहीं, बहुत ही इजी है, बस देखते जाओ समझते जाओ। तो 35 नंबर हमारा क्या कह रहा है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। 35 नंबर हमारा कह रहा है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये हमारा वृत्त है, इस पर एक बिंदु है, तो एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, केवल एक ही रेखाएं खींची जा सकती है। इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्या कह रहा है, 36 नंबर कह रहा है एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं। तो बाह्य बिंदु यहाँ मान लो है कोई बाह्य बिंदु, तो उससे केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी, केवल 2 स्पर्श। ये अगर काट देती हैं तो स्पर्श रेखा नहीं है, ये बात ध्यान रखना। तो केवल 2, ठीक है, एक बाह्य बिंदु से केवल 2। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 36 नंबर का, बी सही हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ये हो गया आपका 36 नंबर। अब 37 नंबर देखिए। तो 37 नंबर आपको दे रखा है कि 3 सेमी और 5 सेमी त्रिज्या के 2 संकेंद्रीय वृत्त है बाह्य, क्या दे रखा है, बाह्य वृत्त की एक जीवा AB जो वृत्त के अंतःवृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है, लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसको एक बार बना देते हैं और चित्र के माध्यम से समझा भी देते हैं आपको बड़े ही आसान तरीके से। चलिए ध्यान देते हैं इसको और आसानी से इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझा देते हैं। एक आपका वृत्त ऐसा है कि संकेंद्रीय वृत्त है। क्या है, संकेंद्रीय। सर क्या होता है, इसमें केंद्र एक होता है और वृत्त कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। वृत्त कितने होते हैं, 2। अब क्या कह रहा है, एक त्रिज्या आपको दे रखा है कितना, एक त्रिज्या आपकी 3 है,
छोटे की, ठीक है। और दूसरी त्रिज्या आपको क्या दे रखा है, तो दूसरी जो है वो आपकी है 5, क्या है 5, ठीक। अब आपको क्या कह रहा है कि जो जीवा है वो क्या कर रही है, जो छोटा वृत्त है उसको स्पर्श कर रही है, क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, ठीक है। किस बिंदु पर, पी बिंदु पर। ये देखिए ये छोटी जीवा है 3 सेंटीमीटर और ये पी बिंदु पर स्पर्श कर रही है। छोटी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर जो पी बिंदु पर स्पर्श कर रही है, और ये हमारा जीवा है, क्या है, जीवा है। तो आप लोग क्या करेंगे, ये आपको पता है 3 है, ये आपका 5 है, तो ये आपका 4 हो जाएगा। पाइथागोरन ट्रिक है, ठीक है। आप देखिए आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये आपका 3 हो गया, ये 5 हो गया, आपका ये 4 हो जाएगा। अब ये 4 हो जाएगा तो जीवा की लंबाई आपसे पूछा है, तो आप कह सकते हैं क्या कि ये 4 और 4 हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। दोनों को जोड़ोगे, ये आप जोड़ोगे तो आ जाएगा क्या, 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ज़रा ध्यान से देखते हैं। तो ऑप्शन आपका जो है वो सही है, आप लोग कह सकते हैं क्या, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो ये आपका हो गया 37 नंबर। अब 38 नंबर की बात करते हैं। 38 नंबर में सर कैसे करेंगे, बस देखते जाओ, तुम क्या करो, केवल देखते जाओ। ये खेल है, मैथ एक खेल है। 38 नंबर क्या कह रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई आर से सेमी लंबी है। 5 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। चलिए बहुत ही सिंपल है, इसको भी हम आप लोग को सॉल्व करके आसानी से दिखाते हैं। तो इसमें आपको विकल्प दे रखा है क्या, पाई आर स्क्वायर बट्टे 12, ये आपका ऑप्शन बी है और यही आपका सही है। सर कैसे, तो आपको पता है, आप लोग इस कह सकते हैं कि 1 मिनट में एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं, ठीक है। यानी 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है, कितनी चक्कर, एक चक्कर घड़ी की पूरी लगाती है। अब कह रहे हैं कि एक मिनट में, अगर 1 मिनट में लगाना हो सुई को चक्कर, तो कितना मिनट लगेगा, तो ये भाग कर देंगे 60 से, ठीक है। अब समझो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, और 1 घंटे में 60 मिनट, और एक चक्कर कितने 60 मिनट में लगाती है, और 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगी, तो 1/60। अगर मान लो 5 मिनट में लगाना हो तो आपको क्या करना है, 1/, ये लिखा हुआ 60, तो 5 से गुणा कर देना है। 12 पंचे 60, यानी आपका 1/12 आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, तो 1/12 आ जाएगा। अब आपको क्या ज्ञात करना था, आपको ज्ञात करना था क्या, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो आपको ऐसे इससे क्या कर देना है, क्षेत्रफल से 1/12 को गुणा कर देना है। फटाक से आपका क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बट्टे 12। ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है, आसान तरीके से सॉल्व हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। अब हम 39 को सॉल्व करके, 38 हो गया, 39 को सॉल्व करके दिखाते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो 39 हमारा क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से देखिए। 39 हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो 8 सेंटीमीटर खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल बहुत ही सिंपल है। ये देखिए आपका वृत्त है और इसमें 8 सेंटीमीटर, कितने का, 8 सेंटीमीटर। अच्छा, इसकी त्रिज्या जो है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना है, 8 सेंटीमीटर। अगर इसको हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इसकी जो व्यास क्या है, 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींची जा सकने वाली वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो जब ये आपका त्रिज्या 8 है तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 8 8 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16। इसका व्यास हो जाएगा कितना,
16 हो जाएगा। तो जब व्यास आपका 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्यास आपका 16 हो जाएगा, क्योंकि इसको दोनों को जोड़ोगे 2 गुणे आर तो आपका 2 8 आपका हो जाएगा 16। अब आप जानते हो कि विकर्ण की लंबाई वर्ग के विकर्ण, अगर नहीं जानते हो तो आज देख ली, वर्ग के विकर्ण की लंबाई बराबर व्यास, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप जानते हो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है सर, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है विकर्ण की लंबाई का वर्ग बटे 2। तो आपका विकर्ण कितना दे रखा है, 16 रखा है ना, 16 का स्क्वायर कर दो बटे 2 कर दो। तो आपको पता है 16 का क्या होता है, 256 होता है। अब इसको अगर भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन कौन सा सही, 128, यानी आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको डबल बार ए दे रखा है लेकिन आपका बी सही हो जाएगा, वो बी मान लेना है। ठीक, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई समस्या, 39 हो गया। अब 40 की बारी है। चलिए 40 वाले को भी सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। ये सब पहली बार देख रहे हैं तो ज़रा ढंग से देखना और सीख लेना, इसी प्रकार से आएगा, दूसरा आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब देखिए 40 हो गया ना, क्या हो गया, 39 हो गया। अब 40 की बारी है। यदि आपको 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, आपको क्षेत्रफल दे रखा है, ए आपको दे रखा है 154, और आपको त्रिज्या कितनी दे रखी है, तो आपको त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, कोण ज्ञात कीजिए। तो आपको किसका, त्रिज्या खंड का कोण। चलिए त्रिज्या खंड का फार्मूला होता है, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है थीटा बट्टे 360 और होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। चलिए हम लिख लेते हैं। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखना आप। तो आपका ये कितना दे रखा है, 154, यश नो, थीटा हो गया 360 हो गया, गुणे पाई को ज्यों का त्यों रखते हैं। क्यों यहाँ अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ लिखेंगे क्या, 22/7। अगर पाई का मान नहीं इसमें है, ठीक है, तो हम ऐसे रखेंगे। अब चलिए आर हमारा क्या हो जाएगा, तो आर हमारा 14 हो जाएगा, 14 गुणे 14, 7 से कट जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा, 2। अब देखिए 2 से ये भी कर सकता है, कितना बचेगा ज़रा बताओ, 300, 150 दूना 300 होता है, यानी हमारा कितना बचेगा, 180, 154 इधर भाग में कितना है, 180 है ना, 180 उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। चलिए 180 इधर लिख देते हैं, और इधर हमारा क्या है, तो हमारा 14 और 22 है, तो इसको हम लिखेंगे 22 गुणे 14, और ये हमारा थीटा हो जाएगा। चलिए इसको काट देते हैं, तो काटेंगे कितना, 11 दूना 22। चलिए 2 से पहले काट देते हैं इसको, 2 से काटते हैं तो हमारा हो जाएगा क्या, 11 दूना 22 और 11 चौक 44, ये हमारा 2 हो जाएगा, और ये हमारा 14 आ जाएगा। ठीक है, 11 दूना 22 और 11 का नाम 11 बचे 4, 11 चौक 44। ठीक है, तो हमारा इतना बच गया। अब 2 से ये कट जाएगा, कितना 90 आ जाएगा ना। अब 14 से ये 14 कट जाएगा, कट गया कि नहीं कट गया, केवल हमारा बचा क्या, तो हमारा थीटा बराबर क्या बचा, 90। बहुत ही सिंपल था, आसानी से मान पता हो गया। चलिए देखते हैं, तो ये हमारा 40 का आंसर क्या गया, बी, ऑप्शन बी सही है। कौन सा सही है, बी सही है। तो 40 हमारा हो गया बड़े आसान तरीके से। अब हम बात करते हैं क्या, अब हम बात करते हैं कौन से क्वेश्चन की, तो 40 हो गया 41 की। चलिए उसको भी देखते हैं क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 41 बहुत कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा कह रहा है कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात। चलिए, दो गोलों के आयतनों का अनुपात तो मानना है पहला अनुपात b1, दूसरा जो आयतन है वो b2। पहला आयतन b1, दूसरा आयतन b2, और इसका अनुपात आपको दे रखा है 64 अनुपाते, यानी 64/27। अब आयतन का फार्मूला आपको पता है कि 4/3 पाई आर क्यूब, तो 1 कर देना है, r1 कर देना है, और 4/3 पाई आर ये क्या कर देना है क्यूब, और ये 2 कर देना है। ठीक है, अब यहाँ से 64 आपका है, ये 27 हो ही जाएगा, ये आपका कट जाएगा, ये सेम मिला कट जाएगा ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा r1/r2, और इस दोनों पर क्यूब है तो इस पर कर देते हैं। अब यहाँ देखिए 64/27 कर ही देते हैं, 64/27। इधर से अगर हम क्यूब हटाते हैं तो इधर घनमूल का चिन्ह लग जाता है। किसका चिन्ह? घनमूल का। ये देखिए, अब आपका r1/r2 ये आपका आ गया है, r1/r2 आ गया है। इसका अगर घनमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौको 64, 4/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये r1/r2 का अनुपात आ गया इतना। अभी इसमें हमें क्या कह रहा है कि उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो जब ये कहेगा तो 4πr² होता है, तो 4πr²। अब वहाँ 1 है तो यहाँ 1 हो गया, वहाँ यहाँ 2 हो जाएगा, r1 हो जाएगा, r2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा कट जाएगा। तो जब कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, ज़रा ध्यान से देखिए, तो हमारा बचेगा केवल क्या, r1 और r2। तो इसका दोनों का स्क्वायर ही कर देना है, दोनों पर रखेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो हमारा 16 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 16 कितना आ जाएगा, ये 4 नहीं, ये हमारा 3 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं 9। ये हमारा, इसको हम लिख सकते हैं 16:9। अब कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप कह सकते हैं कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम 42 नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए। 42 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान ही देना है। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। तो 42 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर है, तो उसके आधार का व्यास होगा। चलिए, आप लोग जानते हो, क्या जानते हो कि आपका जो लंबवृत्तीय बेलन होता है वो कैसे होता है, तो ध्यान देखिए, यह आपका लंबवृत्तीय बेलन हो जाएगा। बस इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक वृत्त छिपा होता है। ये देखिए, ये वृत्त होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, वृत्त होता है। तो आपको यहाँ से आधार का जब कहे कि आधार का क्षेत्रफल कहे, तो आपको समझ लेना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला πr²। इधर आपको कितना दे रखा है, 9 पाई। अब यहाँ पाई से पाई कट जाएगा, अब r इधर स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडर रूट में 9 हो जाएगा। अब जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। आपका ये क्या आ गया, त्रिज्या आ गया। अगर आपको व्यास निकालना है तो दुगना कर देना है। इसका व्यास क्या होता है, त्रिज्या की दुगनी होती है, तो दोगुना कर दीजिए। चलिए 2, तो आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। कोई समस्या नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल था। 42 नंबर हो गया। अब 43 नंबर पर बात करते हैं। वो क्या कह रहा है 43 नंबर, उसको भी देखते हैं। तो कह रहा है कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो आपको क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है 1/2 सेंटीमीटर। अगर आपको त्रिज्या निकालना है तो 2 से भाग करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए, इसको जब हम 2 से भाग करेंगे तो 2 नीचे फटाक से आ जाएगा, तो 1/, क्या हो जाएगा, तो 2 × 2 हो जाएगा, यानी हमारा 1/4 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी त्रिज्या हमारा ये आ गया। ठीक है, अब आपको अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या होता है, 3πr, क्या होता है, πr² होता है सर। तो चलिए 3 हो गया। अब पाई, चूंकि यहाँ आपको ऑप्शन में क्या दे रखा है, पाई 7 ही दे रखा है,
पाई को क्या दिया है, 7 ही दे रखा है, इसका मान नहीं रखा है, तो आपको क्या करना है, पाई को ऐसे रखना है। चलिए, और ये आपका है कितना, चलिए इसको हम बाद में लिख देते हैं, इसका पहले मान लिख देते हैं 1/4 का, स्क्वायर करेंगे, पाई को लास्ट में लिख देते हैं। तो ये हमारा कितना 3 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा 1/16, ठीक है 1/16, और ये हमारा पाई हो जाएगा। तो हमारा 3 कितना हो जाएगा 16, और ये हमारा पाई हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है ज़रा ध्यान से देखिए, तो हमारा ऑप्शन ये है बी। कौन सा है, ऑप्शन बी सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन बी। तो बहुत ही सिंपल था, आसान तरीके से मैंने आप लोग को करा के दिखा दिया। ऑप्शन बी हमारा एकदम राइट है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ये बातें आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से ये आपका हो गया कौन सा, तो आपका ये था 43 नंबर। अब 44 नंबर सवाल पर बात करते हैं। 44 से वो क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। इसमें से आपको दे रखा है, तो आपको ऑप्शन बताना है कौन सा नहीं है, तो मानक विचलन नहीं है, और बाकी सब हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन है वो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। फटाक से आंसर आ गया। अब चलिए 45 नंबर क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। तो 45 नंबर हमारा कह रहा है, तो 45 नंबर हमारा कह रहा है कि माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध बताइए। तो इसमें आपका जो दिख रहा है ऑप्शन वो क्या होगा, ऑप्शन आपका ए सही होगा। बहुत ही सिंपल है। अगर इसको लिखने का तरीका कहा जाए एक और, तो आप लोग यहाँ स्क्रीन पर लगा देंगे, उसको भी देख लेना, ठीक है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा इसमें। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 46 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल है, ज़रा ध्यान से देखिए। 1 से 9 तक की प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य का फार्मूला आप जानते ही हो सर, क्या होता है जरा बताइए। तो सभी पदों का योग और पदों की संख्या। तो आपको जो आप जब जोड़ेंगे, तो आपका 1 से 9 तक जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, योग 45 आ जाएगा, और संख्या 9। तो 9 × 45 से आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5। कौन सा ऑप्शन है ज़रा देख के बताइए। तो इसमें आपका ऑप्शन है बी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक, ये आपका बी सही हो जाएगा। अब चलिए 47 नंबर क्या कह रहा है, 1 से 15 तक सम संख्याओं का समांतर माध्य। तो सम संख्या जो आपकी होगी वो कितनी होगी, 1 से 15 तक 7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, तो 7 हो जाएगी, और इसको जब ऐड करेंगे तो 56 होगा। क्या होगा, 56। तो 8 × 7 = 56। चेक करके आप देख सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन 8 आ जाएगा, जो आपका आंसर आ जाएगा वो 8 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन इसका भी बी एकदम राइट है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब जो 48 है उसको भी सॉल्व करके आप लोग को बताते हैं। चलिए क्या कह रहा है, यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य आपको दे रखा है कितना 20.5 तथा माध्यिका है 20, तो उसका बहुलक ज्ञात कीजिए। आप जानते हो कि बहुलक का फार्मूला क्या होता है, बहुलक का फार्मूला जो होता है अभी आपको दिखाया था, यहाँ ऑप्शन में बताया था। चलिए उसको हम कैसे लगाते हैं, फार्मूले के माध्यम से। अगर आपको फार्मूला आता है तो आप सिंपल तरीके से, बड़े ही आसान तरीके से कर लेंगे। तो आपका होता है 3 माध्यिका, क्या होता है, माध्यिका, और -2 समांतर माध्य, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है। यहाँ हम रखेंगे क्या, तो 3 × 20 आपको दे रखा है, -2 × 20.5। तो आपका ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और माइनस अगर इसको हम गुणा करेंगे तो 41 हो जाएगा। अगर घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा ज़रा बताओ। तो 10 में से ये हमारा जब जाएगा तो इधर आएगा 9 बचेगा, और इधर हमारा कितना, तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 19 आ गया ना। अब कौन सा ऑप्शन है ज़रा ध्यान से देखिए। तो आपका ऑप्शन जो है वो कौन सा है, सी। बहुत ही सिंपल था, आसान तरीके से ये भी हो गया, तो सी हो गया। अब देखिए ये था हमारा कौन सा 48, 49 क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि प्रथम 10 आभास पूर्णांकों की माध्यिका होगी। चलिए तो ये आपको स्क्रीन पर लगा दे रहे हैं, इसका फार्मूला आप लोग जानते हैं, स्क्रीन पर सॉल्व करके दिखा देते हैं। ये इसका जो आंसर होगा आपका
12। जो इसका माध्यिका होगा वो क्या हो जाएगा 12, यानी आपका ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी आप लोग इस स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन सॉल्व करके मैंने वहाँ दिखाया है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, टाइम अधिक लगेगा, इसमें थोड़ा बड़ा है, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, तो आपको देख लेना है वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर जो आपका 50 है उसको आप लोग को सॉल्व करना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर बताएंगे। अगर आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया तो ये सवाल बहुत छोटा सवाल है, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करके बताएंगे। उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।